हेलो एवरीवन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी में पवन निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने देखा है कि पवन का जो कार्य है वह शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलों में काफ़ी प्रभावी रहता है और पवन के द्वारा बनने वाले अपरदनात्मक स्थल रूपों को हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। आज हम पवन के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो एरिड एंड सेमी एरिड डेजर्ट्स में बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मरुस्थलों में तीव्र वेग से बहने वाली पवन अपने साथ बड़ी मात्रा में बालू के कणों को और धरातल के साथ मोटे कंकड़ पत्थरों को घसीटती हुई और बालू के कणों को उड़ाती हुई आगे बढ़ती हैं। परंतु जब हवा के वेग में कमी आती है तो इन पदार्थों के धरातल पर जमाव के एक विशेष रूप से कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें यहाँ पवन के निक्षेपात्मक स्थल रूप कहा जाता है। इन स्थलाकृतियों में जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं उनको बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स कहा जाता है। बालू के निक्षेप से निर्मित स्तूपों को बालू का स्तूप कहते हैं। इनके आकार में अंतर होता है। इसके प्रमुख प्रकार नीचे दिए गए हैं। तो हम बात करें तो बालू का स्तूप एक प्रकार से रेत के ढेर होते हैं, रेत के टीले होते हैं, जिनका अस्तित्व धरातल से स्वतंत्र होता है। और बैगनार्ड के अनुसार ये जो स्तूप होते हैं ये एक असंगठित स्वरूप में होते हैं और इनमें निरंतर परिवर्तन भी होता रहता है। ये मरुस्थलों में बनने वाली एक विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं जो काफ़ी परिवर्तनशील दिखाई पड़ती हैं और इससे शुष्क मरुस्थलों का एक विशिष्ट प्रकार का स्वरूप बनता है जो रेत के टीले वाले स्वरूप होते हैं। इन स्वरूपों की बात करें तो पहले हम पवनानुवर्ती या लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स के बारे में बात करते हैं। पवन की दिशा के समानांतर निर्मित स्तूपों को पवनानुवर्ती कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, लीबिया तथा सहारा मरुस्थलों में इसके उदाहरण मिलते हैं। इनका निर्माण अधिक रेत, तीव्र वेग व पवन की एक ही दिशा से चलने से होता है। इससे स्तूपों की श्रृंखला बन जाती है जिसके रिक्त भाग को कॉरिडोर तथा सहारा में गासी कहा जाता है। ये स्थल रूप जो स्तूप होते हैं ये पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। जिस दिशा से पवन चलती है उस दिशा के समानांतर रेत का जमाव होने पर इस प्रकार के स्तूपों का निर्माण होता है और ये खास तौर पे उन भागों में बनते हैं जहाँ पर पवन का वेग तीव्र होता है और रेत की मात्रा अधिक होती है और इनकी एक निरंतर श्रृंखला बन जाती है जो एक लंबे चौड़े क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। और इन रिक्त भागों को मरुस्थलों में मार्गों के रूप में काम में लिया जाता है, जिनको सहारा में इनको विशेष तौर पे गासी या कॉरिडोर्स कहा जाता है। और ये कॉरिडोर इन मरुस्थलों में मार्गों का काम करते हैं जिसमें ऊँटों की श्रृंखलाएँ या ऊँटों के एक लंबे समय तक इसमें चलते हैं। दूसरे प्रकार के जो स्थल रूप हैं उनको अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कहा जाता है। इसमें बालू का स्तूपों को निर्माण पवन चलने की दिशा के समकोण पर होता है, अर्थात जिस दिशा से पवन चल रही है उसके 90 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार के स्तूप बनते हैं। इसीलिए इन्हें अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स कहा जाता है। इनका निर्माण धीमी पवनों द्वारा अधिक रेत के क्षेत्र में होता है जहाँ पर रेत की बहुतायत होती है और पवन धीमी गति से चलती है तो उसके पैरेलल जिस दिशा से पवन चलती है उसके समकोण पर रेत का जमाव होने से इस प्रकार के स्तूपों का निर्माण होता है। मरुस्थलों में बनने वाले बालू का स्तूपों का एक विशिष्ट रूप बरखान होता है। इनका स्वरूप अर्धचंद्राकार होता है। ये भी प्रचलित पवन की दिशा के समकोण पर निर्मित होते हैं। इनके शिखर पर पूर्ण विकसित 2 सींग होते हैं। जब रेत व पवन की गति दोनों सामान्य हो तो इनका निर्माण होता है। इनकी चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। बरखान की श्रेणियों के मध्य कारवां मार्ग होता है। यदि हम बरखान की बात करें तो बरखान एक तरीके से
अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का एक विशिष्ट रूप है जो पवन की दिशा के समकोण पर विकसित होते हैं और पवन के द्वारा आंतरिक भाव में कटाव कर देने से या पवन की दिशा बदल जाने पर इसके दो सिंहनुमा स्वरूप बन जाते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बरखान यहाँ बना हुआ है और इसमें अंदर से ये अर्धचंद्राकार स्वरूप में पवन के द्वारा इसका निर्माण कर दिया जाता है, तो ये इसके सिंह रूप में बनते हैं। बरखान काफ़ी गतिशील और स्थायी नहीं होते हैं और बड़ी तेज़ी से ये अपनी जगह बदलते रहते हैं और इसलिए तेज़ चलने वाली आंधियों के रूप में बरखानों से मरुस्थलों में काफ़ी नुकसान भी होता है। भारत में थार का रेगिस्तान, गंगा, यमुना, कृष्णा तथा गोदावरी तटों पर उड़ीसा तथा कच्छ के सहारे भी बरखान का निर्माण होता है। इस तरीके से पवन के जो निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं उनमें बरखान काफ़ी गतिशील स्थल रूप होते हैं। यदि हम अन्य निक्षेपात्मक स्थल रूपों की बात करें तो एक विशिष्ट स्थल रूप लोयस के रूप में होता है। लोयस एक तरीके से शुष्क मरुस्थलों में जमा होने वाली एक मैदानी भाग हैं जो मिट्टियों के जमाव से बनते हैं। वायु द्वारा लाई गई धूलि कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल रूपों को लोयस कहा जाता है। इसमें सिल्ट तथा क्ले की मात्रा अधिक होती है। यह जल पारगम्य होती हैं तथा मुलायम होती हैं। लोयस का सर्वप्रथम अध्ययन जर्मन विद्वान रिस्तोफेन ने किया। यह सामान्यतया पीले रंग की होती हैं। इसका कारण ऑक्सीकरण है। लोयस का निर्माण पवन व हिमनद दोनों प्रक्रमों से होता है। लोयस का वास्तविक विस्तार चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। यह वांगवो नदी का प्रवाह क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एडोब तथा फ्रांस में लीमन कहते हैं। यदि हम लोयस के जमाव की बात करें तो लोयस का जमाव दो विशिष्ट क्रियाओं से, हिमानीकरण और वायुड़ क्रियाओं से इस तरीके के इनका निर्माण हुआ होता है। चीन में जो लोयस का एक विशाल जो वांगवो क्षेत्र हैं ये वायुड़ क्रियाओं से निर्मित है। वहीं यूरोपीय क्षेत्रों के लोयस हिमानीकरण की क्रियाओं के फलस्वरूप इसका विकास हुआ है। ये बारीक महीन मिट्टियों का जमाव हैं जो खासतौर पे मरुस्थलीय प्रदेशों के निक्षेपात्मक स्थल रूपों की एक विशिष्ट स्वरूप है। इसके अतिरिक्त इन स्वरूपों में बाल्सन, बजाड़ा, पेडिमेंट, प्लाया, नेवखा ये स्थल रूप भी मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जिनका निर्माण एक विशिष्ट प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बाल्सन एक तरीके से यहाँ पाई जाने वाली झीलें होती हैं जो निम्न जल जमाव के क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो इससे बाल्सन झीलों का निर्माण हो जाता है और ये एक तरीके से डेजर्ट ओएसिस के रूप में डेवलप होती हैं, जहाँ वनस्पति आदि उग जाने पर यह एक हरित क्षेत्र बन जाता है। वहीं बजाड़ा मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाल्सन के ऊपर मोटे कंकड़ पत्थर या के जमाव वाला क्षेत्र होता है। पेडिमेंट पहाड़ी के ढाल वाला क्षेत्र होता है जो एक निम्न ढाल के रूप में होता है। वहीं प्लाया झीलें नमकीन खारी झीलें होती हैं। नेवखा इसी तरीके के एक डेजर्ट के ओएसिस के रूप में ही डेवलप होते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो ये निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं, इन निक्षेपात्मक स्थल रूपों का विस्तार विश्व के अलग अलग मरुस्थलीय क्षेत्रों में अलग अलग दृष्टियों से देखने को मिलता है। ये सभी स्थल रूप किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं पाए जाते हैं, अपितु वहाँ पवन की दिशा, वेग, रेत की मात्रा इनके आधार पर इन स्थल रूपों का विकास देखने को मिलता है। ये एक आदर्शात्मक मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ हैं जो मरुस्थलों के अलग अलग क्षेत्र के मरुस्थलों में पाई जाती हैं। अतः इन स्थलाकृतियों के निर्माण में वहाँ की स्थानीय दशाओं का, परिस्थितियों का काफ़ी योगदान होता है।